मैं कीर्ति सिंह मेरी कीर्ति टेक्निकल क्लासेस पे आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ माइक्रो प्रोसेसर का नेक्स्ट पार्ट। इसमें मैं आपको बताऊँगी कैचे मेमोरी के बारे में कि कैचे मेमोरी क्या होती है, उसके वर्क क्या होते हैं, उससे बेस्ड क्वेश्चन कराऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे कैचे मेमोरी। ओके, इसका सर्किट पहले बनाते हैं कि क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है। कैचे पहले सीपीयू होता है, फिर हमारा क्या होता है कैचे मेमोरी होता है, फिर हमारा होता है यहाँ पे मेन मेमोरी होता है, और उसके बाद हमारा होता है सेकेंडरी मेमोरी होता है। ओके, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, पहले यहाँ पे हमारा सीपीयू होता है, यहाँ पे हमारा कैचे मेमोरी होता है, ओके, यहाँ पे हमारा होता है मेन मेमोरी, यहाँ पे हमारा होता है सेकेंडरी मेमोरी। ओके, अब हमारा क्या होता है, जब सीपीयू को डाटा जो होता है फाइंड करना होता है तो सीपीयू पहले क्या करता है, वो डाटा को कैचे मेमोरी में फाइंड करता है, यानी कि लाइन टू लाइन कैचे मेमोरी में डाटा को फाइंड करता है। अगर वो डाटा कैचे मेमोरी में मिल जाता है तो वो ठीक है, यहीं पे रुक जाता है। अगर उसे डाटा कैचे मेमोरी में नहीं मिलता है तो वो कैचे मेमोरी को छोड़ के मेन मेमोरी में चला जाता है और इसमें अपना डाटा लाइन टू लाइन फाइंड करता है। ठीक है, अगर इसको डाटा कैचे मेमोरी में मिल जाता है तो हम इसे कहते हैं कैचे हिट। ओके, अगर इसे डाटा कैचे मेमोरी में नहीं मिलता है तो हम इसे कहते हैं कैचे मिस। ओके, क्या बोलेंगे हम इसे, व्हेन सीपीयू फाउंड वैल्यू इन कैचे मेमोरी। ओके, then it is known as कैचे हिट। ओके, ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं कि जब सीपीयू कैचे मेमोरी में डेटा को फाइंड कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं, जब सीपीयू कैचे मेमोरी में डाटा नहीं फाइंड करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आई होप आप इसे माइंड में याद रखिएगा। ओके, सॉरी, नॉट फाउंड वैल्यू इन कैचे मेमोरी, देन इट इज नोन एज कैचे मिस। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। इसका एक फार्मूला होता है कि इसमें होता है हमारा कैचे रेशियो होता है, कैचे हिट रेशियो होता है हमारा। ओके, तो इसमें क्या होता है, ऊपर लिखते हैं नंबर ऑफ हिट्स। ओके, नीचे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट देखिए हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ हिट्स कौन से होते हैं जिन्हें हम कैचे मेमोरी में फाइंड कर लेते हैं, यानी कि कैचे हिट, उन्हें हम बोलते हैं नंबर ऑफ हिट्स। हमारे जो जितने हम अटैम्प्ट करते हैं, कुछ हमारे हिट्स होते हैं हम कैचे मिस हो जाते हैं, यानी कि जिसमें हम कैचे मेमोरी में डाटा को नहीं फाइंड कर पाते हैं, और कुछ को हम डेटा फाइंड कर लेते हैं तो उन्हें कैचे हिट कहते हैं। तो कैचे हिट को नंबर ऑफ ये हो जाएगा, हमारा हिट्स हो जाएगा, और जो जितना सीपीयू हमारा डेटा को फाइंड करने के लिए कैचे मेमोरी में जाएगा, मेन मेमोरी में जाएगा, यानी कि जितनी बार हिट करेगा तो हम उसे क्या कहते हैं, नंबर ऑफ टोटल अटेम्प्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो हो जाता है कैचे हिट का। ठीक है, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं। इसका एक फार्मूला होता है जिसे कहते हैं इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम। इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस एक आपका फार्मूला होता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम। ओके, इसका फार्मूला होता है एच, यानी कि आपका कैचे हिट रेशियो TC प्लस 1 माइनस एच ब्रैकेट के अंदर एंड TM। आपका यहाँ पे ये क्या होता है,
टीसी होता है अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस, यानी कि जो टाइम जो रिक्वायर होता है हमें एक्सेस करने के लिए डेटा और कैचे मेमोरी में, यानी कि हमारा जो टाइम ज़रूरी होता है। हम जैसे CPU से कैचे मेमोरी में जा रहे हैं तो उसमें जो टाइम लगता है उसको डाटा को हिट करने के लिए, वैल्यू को फाइंड करने के लिए, तो वो हमारा टाइम ही वो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं TC से। तो एक्सेस टाइम, एक्सेस द डेटा प्रेजेंट इन कैचे मेमोरी, यानी कि कैचे मेमोरी में डेटा जो प्रेजेंट होता है उसको एक्सेस करने के लिए जो टाइम रिक्वायरमेंट होती है हम उसे TC से रिप्रेजेंट करते हैं। और TM हमारा क्या है, जो डेटा हमारा मेन मेमोरी में प्रेजेंट होता है, अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस द डेटा प्रेजेंट इन मेन मेमोरी, यानी कि देखिए TC हमारा क्या है, जो हम कैचे मेमोरी में जो डेटा प्रेजेंट होता है हम उसको वो फाइंड करने के लिए जितना हमें टाइम लगता है, उसको एक्सेस करने के लिए हमें जितना टाइम लगता है उसे हम TSC से रिप्रेजेंट करते हैं। बट जो हमारा मेन मेमोरी में जो डेटा प्रेजेंट होता है उसको फाइंड यानी कि एक्सेस करने के लिए जो हमारा टाइम लगता है उसे हम TM से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, हमारे DMRC DRDO में बहुत ये क्वेश्चन इस पे बेस्ड आते हैं, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ले लेती हूँ, एक एग्जांपल ले लेती हूँ, उसके थ्रू बताती हूँ। एग्जांपल देखिए, हमारा बोल देता है कि आपको TM यानी कि बोल दिया जाएगा द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड इन द एक्सेस ऑफ डेटा इन मेन मेमोरी, ठीक है। तो उसको दे रखा है आपको TM बराबर 100 नैनोसेकेंड आपको दे रखा है, ओके। TC बराबर आपको दे रखा है 10 नैनोसेकेंड, ओके। और H आपका दे रखा है 9.5। पूछेगा आपसे कि मैक्सिमम एक्सेस, पूछेगा इफेक्ट मेमोरी एक्सेस टाइम बताइए। फाइंड इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम, ओके। ये आपसे टाइम पूछेगा, तो आप इसे कैसे निकालेंगे? आपको फार्मूला पता है, आपको ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में, ठीक है। H आप इसका फार्मूला रख लेंगे, याद करके लिख लेंगे, ओके। अब आपको देखिए H बराबर क्या दे रखा है, 0.95 दे रखा है, इंटू TC बराबर लिख लेंगे 10 की पावर 100 लिख लेंगे। और नैनो सेकेंड बराबर कितना होता है आपको पता है, 10 की पावर -9 नैनो सेकेंड होता है हमारा। फिर 1 माइनस 0.95 इंटू, सॉरी यहाँ पे TC की वैल्यू दे रखी है 10, तो यहाँ पे 1 0 नहीं होगा, सॉरी मैंने देखा नहीं, यहाँ पे 10 होगा, ठीक है। यहाँ पे 100 होगा, इंटू नैनो सेकेंड दे रखा है यहाँ पर भी, तो ये 10 की पावर -9 हो जाएगा, ओके। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 95 होगा, इंटू 10 की पावर -9 होगा, प्लस 1 से जब जाएगा तो हमारा 1 से जब जाएगा हम ऐसे माइनस करते हैं, ओके। तो माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, ओके। यहाँ पे 10 हो जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ पे 9 तो 0, तो ये हमारा आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई -9, ओके। अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 की पावर 10.95 और 10 की पावर -9, और ये मल्टीप्लाई होगा 100 से, तो ये ओनली 5 बचेगा, ठीक है। ये पॉइंट नहीं है, ये ओनली 5 बचेगा, इंटू 10 की पावर -9, ओके। हम इसे ऐड कर देंगे तो 5 और 9 कितना हो जाएगा, 14, और 0.5 ये रहेगा ही हमारा, और 10 की पावर 9 कॉमन ले लेंगे, ओके। तो हमारा ये आ जाएगा, तो हमारा ये कितना आ गया। अब 10 की पावर 9 आपको पता है क्या होता है, नैनो होता है, तो 14 नैनो सेकेंड हम बोल सकते हैं ये हमारा क्या है, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम, ओके। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आए
तो आप प्लीज़ छोड़ के मत आइएगा, क्वेश्चन ये करिएगा, इजी क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बहुत कम लोगों को पता होता है, ये फार्मूला ये बहुत कम लोगों को याद होता है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, जो देखिए जो क्वेश्चन कॉमन होते हैं, नॉर्मली होते हैं, वो सब अटैम्प्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, जो क्वेश्चन बहुत कम लोग अटैम्प्ट करते हैं, उसी क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन होता है। तो आई होप आप ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे और पेपर में आएगा तो आप ये छोड़ के नहीं आएंगे। ओके, अब मैं आपको बताऊंगी, ये देखिए इस पे बेस्ड थोड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। वो क्या है मैं बता देती हूँ। जैसे हमारा बोला जाएगा कि कैचे मेमोरी का हम यूज क्यों करते हैं, कैचे मेमोरी का यूज क्यों किया जाता है। हम कैचे मेमोरी का, मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था माइक्रो प्रोसेसर का, कि जो हमारी कैचे मेमोरी होती है उसकी कैपेसिटी तो थोड़ी कम होती है मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी से, बट उसकी जो एक्सेस करने की स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हमारे इसको क्या कहेंगे, हम क्यों यूज करते हैं, तो हम कहेंगे कैचे मेमोरी का यूज हम कंप्यूटर सिस्टम में इसलिए करते हैं क्योंकि अपनी एवरेज स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, ताकि उसकी स्पीड अच्छी बनी रहे। ठीक है, तो हम उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए हम कैचे मेमोरी का यूज करते हैं। ओके, अब बोला जाए ये क्या जो होता है, हमारी जो कैचे मेमोरी होती है किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है। हमारी जो कैचे मेमोरी होती है ये लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस प्रिंसिपल पर वर्क करती है। ठीक है, तो मैं ये लिख दे रही हूँ आपको। The use of cache memory in computer system, तो किस लिए यूज करते हैं, इंक्रीज द एवरेज स्पीड ऑफ मेमोरी एक्सेस की एवरेज स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हम कैशे मेमोरी का यूज करते हैं। ओके, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, द प्रिंसिपल ऑफ locality of reference justify the use of कैचे मेमोरी। ये क्या करती है, लोकेलिटी यानी कि लोकेशन को जस्टिफाई करती है, लोकेशन की जो रेफरेंस होती है उसको जस्टिफाई करती है। ठीक है, तो ये उसके प्रिंसिपल पे वर्क करती है। ये क्वेश्चन अभी आपका DRDO में आया, उसमें DMRC में आया था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये काफ़ी पेपरों में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पे वर्क करती है। किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस प्रिंसिपल पे वर्क करती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब मैं आगे आपको बताऊंगी कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन कौन सी होती है। आपको पता है कि कंप्यूटर की हमारी 3 लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज होती है और हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, हम इसे जो हमारे कोड होते हैं, जो कंप्यूटर होता है वो हमारी मशीन लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो हम आपको अब बता रहे हैं कि कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है। कंप्यूटर लैंग्वेज, ओके, क्या होती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 टाइप की होती है कंप्यूटर की लैंग्वेज। एक होता है मशीन लैंग्वेज, मैं लैंग्वेज पूरा नहीं लिख रही हूँ, लैंग्वेज। एक होता है असेंबली लैंग्वेज और एक आपका होता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, ये आपकी 3 टाइप्स की लैंग्वेज होती है। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, हम पहले जान लेते हैं मशीन लैंग्वेज के बारे में। देखिए मशीन लैंग्वेज हमारी क्या होती है,
ये जो हमारी होती है इंफॉर्मेशन, इसमें जो मशीन लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन जो होती है 1 और 0 के फॉर्म में होती है, यानी कि बाइनरी के फॉर्म में होती है। मैं इसमें क्या होता है, प्रोग्राम जो होता है 1 और 0 के फॉर्म में लिखा जाता है। ये बहुत ही फास्ट होती है। आप जानते हैं जब हमारा कोई भी बिट 2 ही बिट का यूज़ किया जाएगा तो उससे हमारा क्या होगा, डेटा की स्पीड जो होगी फास्ट होगी। ओके, बट हमारी ये क्या होती है, थोड़ी इसे जो कहीं पे डिफ़ॉल्ट हो जाता है, कहीं पे कोई एरर आ जाती है तो उसे फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसे हम ये कह सकते हैं जो हमारी मशीन लैंग्वेज होती है उसे डिफ़िकल्ट होता है मॉडिफाई करना, क्योंकि सारी बिट दो ही बिट्स होती हैं, 0 और 1 ही बिट होती है हमारी। तो हम इसे क्या करते हैं कि हमें फाइंड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि कहाँ पे एरर आई है, हमें कहाँ पे उसका इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। बाकी इसका सब अच्छा होता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, क्या होता है, आप इसके पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। ओके, ये क्या होता है, मशीन लैंग्वेज बहुत फास्ट होती है, इज वेरी फास्ट होती है। ओके, इसे हम किस उसमें लिखते हैं, ये मशीन लैंग्वेज जो हमारी होती है वो कौन सी, क्या समझती है मशीन लैंग्वेज, मैंने आपको बताया मशीन लैंग्वेज आपकी बाइनरी समझती है, और बाइनरी क्या होता है हमारा 0 1 होता है। अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन इन जीरोस एंड वंस। ओके, जीरोस और वंस को समझती हैं। हमारा क्या इसके ये क्या होती है, जैसे मशीन लैंग्वेज है तो जनरली बात है ये किस पे डिपेंड करेगी, मशीन पे डिपेंड करेगी। तो क्या बोलेंगे, मशीन लैंग्वेज इज मशीन डिपेंडेंट। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मशीन लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। ओके, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में मैं आपको वो बताती जाऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन आपका कहाँ पूछा जाता है, तो आप उसे नोट डाउन करिएगा और आप उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा कि क्वेश्चन पूछा गया है तो मैं इसे याद रखूँ। ओके, ये क्या होती है, डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई करना। हमारा क्या होता है, इसे डिफ़िकल्ट होता है मॉडिफाई करना। ओके, मॉडिफाई एरर। अब हमारा क्या दूसरा आता है, असेंबली लैंग्वेज। आप इसके नोट्स बनाते हुए चलिएगा ताकि आपको कोई पेपर आए तो आप उसमें पढ़ने में आपको इजी रहे। ओके, देखिए हमारी असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, आपने देखा होगा कि जो हमारे उसमें कोड होते हैं, कंप्यूटर में आप चलाते होंगे तो आपने देखा होगा कि इंग्लिश में कुछ छोटे छोटे कोड्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूमोनिक्स कहते हैं। न्यूमोनिक्स क्या होता है, वो हमारी असेंबली ही लैंग्वेज, जनरली वो असेंबली लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो हम क्या होता है, न्यूमोनिक्स जो होती है लैंग्वेज, हम उसे ही असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमारी असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, कहेंगे इफ़ प्रोग्राम written in English like word, अगर इंग्लिश जैसे कोई वर्ड्स में लिखी हो इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, निमोनिक्स कहते हैं। ठीक है, और निमोनिक्स को ही क्या कहते हैं, जो वो लैंग्वेज होती है हम उसे क्या कहते हैं। देखिए हम उन वर्ड्स को तो न्यूमोनिक्स कहते हैं, बट उस न्यूमोनिक्स जैसे हमारे क्या है, हम हिंदी में बोलते हैं छोटा है बड़ा है ऐसे बोलते हैं, ABCD बोलते हैं, तो ये हमारे वर्ड्स हुए, वर्ड हुए यानी कि अल्फ़ाबेट हुए। बट हम इससे जब कोई हमारा वर्ड बनता है तो वही सिंगल वर्ड होता है, बट हम जब उसे प्रॉपर एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो हमारी कोई भी लैंग्वेज बन जाती है, कोई भी सेंटेंस बन जाता है, कोई भी पैराग्राफ बन जाता है। ऐसे ही ये क्या होता है, जो इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड्स में लिखा होता है। ठीक है, बट हमारा क्या होता है, उन वर्ड्स को पर्टिकुलर हम क्या कहते हैं, न्यूमोनिक्स कहते हैं। बट उस वर्ड से कोई लैंग्वेज, कोई प्रोग्राम बन जाता है तो हम उस लैंग्वेज को क्या कहते हैं, असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। इस कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। जैसे लाइक वर्ड्स मैं बता रही हूँ, जैसे कौन कौन से वर्ड होते हैं, एग्जाम्पल जैसे आपका हुआ मूव,
अगर आपको थोड़ा सा भी पता है माइक्रो प्रोसेसर, आपने फाइनल ईयर में पढ़ा होगा, डिप्लोमा के फाइनल ईयर में होता है माइक्रो प्रोसेसर, तो आपने पढ़ा होगा। ये हमारा होता है मूव करना, डाटा को एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में मूव करना। ये मूव इमीडिएट, यानी कि कोई डाटा को मुझे इमीडिएट कोई रजिस्टर में स्टोर करना है तो हम ये मूव इमीडिएट का यूज़ करते हैं। ये लोड डायरेक्ट एक्यूमुलेटर होता है, यानी कि कोई भी डाटा बाहर है हम उसे एक्यूमुलेटर में डायरेक्ट लोड कर सकते हैं। ओके, असेंबली, ये हमारा क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज जो होता है, कंप्यूटर जो होता है डायरेक्ट समझ नहीं पाता है, हमें इसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हमारा असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कौन करता है, आपको पता है, असेंबलर जो हमारा है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो हम क्या बोलेंगे, असेंबलर convert assembly language in machine language। ठीक है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ओके, तो हमारा ये क्या होता है, जैसे हमारा जो मशीन लैंग्वेज जानते हो, कंप्यूटर हमारा मशीन लैंग्वेज को ही एक्सेप्ट करता है। देखिए असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, मैंने बोला था जो मशीन लैंग्वेज है वो मशीन डिपेंडेंट होती है। जो हमारी असेंबली लैंग्वेज है ये भी क्या होती है, हमारी मशीन डिपेंडेंट होती है। ये जो हमारी वो मशीन लैंग्वेज है वो हमारी क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ठीक है हमारी, और हमारी ये असेंबली लैंग्वेज है, आपको बता दूँ मैं, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज इज मशीन डिपेंडेंट। ये भी क्या करती है, मशीन पे डिपेंड करती है। ओके, और हमारी असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज एंड जो मशीन लैंग्वेज हमारी होती है वो हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है, क्योंकि ये मशीन पे डिपेंड करती है। तो हम क्या बोलेंगे, मशीन लैंग्वेज, मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, लैंग्वेज इज आर, क्या होगा हमारा, लो लेवल लैंग्वेज होगा। लो लेवल लैंग्वेज होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन काफ़ी उसमें पूछा जाता है कि मशीन लैंग्वेज हमारी मशीन डिपेंडेंट है या मशीन इंडिपेंडेंट है। तो आप याद रखिएगा मशीन लैंग्वेज हमारी मशीन डिपेंडेंट है। ओके, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है या लो लेवल लैंग्वेज है। तो हमारी मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज क्या है, हमारी लो लेवल लैंग्वेज है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस, अगर आपको मेरे टॉपिक के वीडियो पसंद आते हैं और आप मेरी और वीडियो चाहते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।